अस्सलाम वालेकुम। इनके करीब पहुंचने पर ना चाहते हुए भी मुझे सलाम कहना पड़ा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्होंने खुलूस भरे लहजे में जवाब दिया था। करीब से इनके चेहरे देखते हुए मुझे एक खास किस्म की चमक नजर आई। वो दहशतगर्द नहीं लगते थे। मैंने दहशतगर्दों के चेहरों पर एक अजीब सी वहशत और वीरानी देखी। इसके बरक्स इनके चेहरों पर बला का सुकून और इत्मीनान फैला था। बैठो भाईजान, कहवा पियो। इनके हाथों में उस वक्त कहवे ही की प्यालियां थी। उन्होंने कहवे की दावत देते हुए देर नहीं लगाई। जज़ाक अल्लाह कहकर मैंने सरदार को बैठने का इशारा किया। बड़ी प्यारी राइफल रखी हुई है। हमें कहवा पीने की दावत देने वाले ने ड्रैगनोव की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। मैंने राइफल उसकी जानिब बढ़ाते हुए जवाब दिया, जी बस शौक था ड्रैगनोव लेने का। कुछ रकम जमा हुई तो पूरा किए बिना नहीं रह सका। खाली शौक ही है या इसके इस्तेमाल से भी वाकिफ हो? वो खूबसूरत मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए मुस्तफसिर हुआ। शौक तो शौक होता है अमीर साहब। मैंने भी जवाबन भरपूर मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली। और मेरा ख्याल है जब बात शौक की आ जाए तो सब सवाल बेकार चले जाते हैं। यह बात तो सही है। टेलीस्कोप साइट के हिफाजती कवर को उतार कर उसने कोनियों को अपने घुटनों पर टेका और दूर पहाड़ी की चोटी पर शिस्त साधने लगा। आप गालबन कबील खान के लश्कर से ताल्लुक रखते हैं? एक जवान ने कहवे की भरी प्यालियां हमारी जानिब बढ़ाते हुए सवाल किया। मैंने गोल मोल अंदाज में कहा, बस यही समझ लो। झूठ न बोलो जवान, उधेड़ उम्र के आदमी ने, जिसे मैंने अमीर साहब कहा था। ड्रैगनोव राइफल मेरी जानिब बढ़ाते हुए नासिहाना लहजे में कहा, आपको कैसे मालूम कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सवाल करने से बाज नहीं आ रहा था। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, ये मेरा मुशाहिदा है। अगर हम कबील खान के लश्कर में शामिल होने के इरादा से जा रहे हो तो क्या फिर भी मेरे बोले गए अल्फाज को झूठ पर मामूल किया जाएगा? क्या वह ठंडा हो रहा है? इसने मेरी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। क्या आप भी कबील खान के लश्कर से ताल्लुक रखते हैं? खामोश बैठे सरदार ने पूछा। नहीं, इसने नफी में सर हिलाया। इसके साथ बैठे एक जवान ने कहा, हम मुजाहिदीन के खिदमतगार हैं। मुजाहिदीन के बारे मुझे मालूम हुआ था कि वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। उसके बताने से पहले ही मैं इनके बारे ये अंदाजा लगा चुका था, लेकिन उसके जवाब से तस्दीक भी हो गई थी। आपके नाम जान सकता हूँ? गुफ्तगू की इब्तदा करने वाले ने पूछा। मैं ज़ीशान हैदर हूँ और ये सरदार खान है। मैंने असल नाम बताने में कोई कबाहत नहीं समझी थी। मेरा नाम अब्दुल हक है, ये अहमद। उसने हमें कहवा देने वाले की तरफ इशारा किया। और ये कासिम। उसने खुद मुजाहिदीन का खादिम कहने वाले की तरफ इशारा किया। ये सुभान और अब्दुल मालिक है। कहवे के लिए शुक्रिया अब्दुल हक भाई। मैंने गोया जाने की इजाज़त चाही। वैसे मेरा मशवरा मानो तो कबील खान के लश्कर में शामिल होने के बजाय वापस चले जाओ तो बेहतर हो। अब्दुल हक नसीहत करने से बाज नहीं आया था। मैं खड़ा होने का इरादा मौखर करते हुए बोला, अब्दुल हक भाई, अगर हमसे कोई रस्ते में तारुफ पूछे तो क्या हम उन्हें कह सकते हैं कि हम मुजाहिदीन के खादिम हैं? वो गहरी निगाहों से मेरा जायजा लेते हुए कहने लगा, मैं झूठ बोलने की तायीद कैसे कर सकता हूँ? मेरा ख्याल है हालत जंग में दुश्मन को गलतफहमी में मुब्तला करना झूठ के ज़िम्रे में नहीं आता। हमारे कमांडर का नाम हबीबुल्लाह यूसुफ जई है। कार्रवाई का इलाका जलालाबाद है। ज़ैली ग्रुपों में एक एहतशामुल हक महसूद, अब्दुल्ला खान चंगवी और असदुल्ला बाबर ग्रुप शामिल है। उसने अपना मुसल तारुफ कराकर गोया हमें इजाज़त दी थी कि हम इनका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा, अब्दुल हक भाई, क्या दहशतगर्दों से चना हुआ असला जिहाद में इस्तेमाल हो सकता है? बिलाशुबा इस्तेमाल हो सकता है। उसने इस्बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया। अगर आप जड़केल और लगी नराय पहाड़ी के दामन तक जाने की जहमत कर सकें तो वहाँ 6 कलाशनकोफे हमने छुपाई हुई है। सामने नाले में पत्थर की बड़ी चट्टान के ऊपर बड़ा छोटा पत्थर नजर आ रहा है। उसने 200 गज दूर एक पत्थर की जानिब इशारा किया। साफ नजर आ रहा था कि किसी ने निशानाबाजी के लिए वो पत्थर वहाँ रखा है। यह पत्थर हम ही ने रखा है और अब कहवा पीने के बाद हम उसे निशाना बनाने वाले थे। उसने मालूमात में इजाफा किया। ठीक है, लेकिन आप गुफ्तगू को इस रुख क्यों मोड़ लाए हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने हैरानी भरे लहजे में पूछा। क्या आप एक ही गोली से इस पत्थर को निशाना बना सकते हैं? झूठ न बोला। उसने गहरी नजर से मेरा जायजा लेते हुए पूछा। सरदार ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, अब्दुल हक भाई, सच तो यह है कि अगर यह पत्थर मौजूदा फासले से 3 गुना फासले पर भी पड़ा हो तो ज़ीशान भाई उसे पहली गोली में निशाना बना लेगा। चलो एक गोली ज़ाया कर ही दो। अब्दुल मालिक ने सरदार की बात की हकीकत जानने की कोशिश की। राइफल काक करके मैंने 200 रेंज लगाई और पत्थर का निशाना साधते हुए फौरन गोली चला। मैंने 2-3 सेकंड से ज्यादा शिफ्ट नहीं ली थी और ना मुझे 200 मीटर के फासले पर इतना वक्त खर्च करने की जरूरत थी। पत्थर की चट्टान पर रखा वो छोटा पत्थर जाने उड़कर कहाँ गायब हो गया था। तो गोया परसों कबील खान के आदमियों से आपकी झड़प हुई थी? अब्दुल हक ने फौरन पूछा। मैं मुस्कुराया। क्या इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? और आप खुद को SS कह रहे थे ना? क्या कह सकता हूँ? मैंने उसकी तायीद या तरदीद की कोशिश नहीं की थी। वैसे आपको कैसे मालूम हुआ? मुकाबरा हमारे पास भी मौजूद है। वो आई काम को मुकाबरा कहते थे और इत्तेफाक से उस वक्त हम लगराए में मौजूद थे। फायरिंग की शदीद आवाज़ सुनकर मैंने एक करीबी टेकरी पर चढ़कर मुकाबरा ऑन किया। वहीं पर सारी गुफ्तगू सुनी। मुझे रोशन खान से इस बुज़दिली की तवक्को नहीं थी। सरदार ने कहा, मौत को सामने पाकर बड़े बड़े हिम्मत हार जाते हैं। वैसे तुमने उसे फंसा कैसे लिया था? अहमद ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। जवाबन मैंने रोशन खान के फंसने की जगह के बारे थोड़ी सी वजाहत कर दी। चंद दिन पहले उनसे तुम्हारी जड़केल पर भी एक झड़प हुई थी। इसके बारे मुझे लग रहा है कि एक दोस्त से मालूम हुआ है। सरदार ने जवाब दिया, हाँ, पर उन्होंने हमें रात के वक्त घेर लिया था। आप लोगों ने वो हथियार किस जगह छुपाए हैं? अब्दुल हक असल मौजू की तरफ पलटा। जवाबन सरदार खान ने उन्हें दोनों जगहों के बारे तफसील से बता दिया। वैसे अब आप लोग ये कहने में हक
बजानिब हैं कि आप मुजाहिदीन की खिदमतगार हो। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों के साथ बाकी भी सब मुस्कुरा पड़े थे। वैसे मैं इतनी ज्यादा बातों के बाद, इंकिशाफ के बाद पशेमानी महसूस कर रहा हूँ, मैंने साफ गोई से कहा। अब्दुल हक ने धीमी मुस्कुराहट से जवाब दिया, जवान समझो तुम्हारी हमसे कोई बातचीत हुई ही नहीं, यह बातें यहीं दफन हो गई हैं। हम सिर्फ इतनी ही बात किसी दूसरे को करेंगे जितनी कि हम खुद जानते हैं। मैंने फौरन कहा, हमें आपकी जबान पर मुकम्मल एतमाद है। उसने तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुसलमान की एक ही जबान होती है। वैसे अब्दुल हक भाई, अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं। मेरे दोस्त, किसी बात का बुरा मानना एक गैर इरादी फेल है, और ऐसा फेल जिस पर मेरा इख्तियार ना हो उसका वादा मैं कैसे कर सकता हूँ? अलबत्ता खफा ना होने का वादा कर सकता हूँ। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, बस मेरा भी यही मतलब था कि आप खफा ना होना। पूछो, उसने इजाजत देते हुए कहा। जब आप कबील खान को बुरा समझते हो तो उसके साथ मुआहदा क्यों किया हुआ है? मुजाहिदीन को तो उसके खिलाफ भी जिहाद करना चाहिए। वो मुस्कुराया, अच्छा सवाल है, तो जवाब भी देना। सरदार मुसिर हुआ। दोस्तों, सीधी बात यह है कि हमारी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है कि हम अमेरिका, इसके इत्तेहादियों और अफगान फौज के साथ साथ वजीरिस्तान के इन दहशतगर्दों से भी नबरदाजमा हो सके। उनके साथ लड़ाई करने की वजह से हमें सरहद अबूर करने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इनके साथ मुआहदा करना हमारी मजबूरी है। मैंने तल्खी से कहा, तो क्या मजबूरी में दीन और वतन के दुश्मनों से मुआहदा करना जायज़ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाकर वहाँ मौजूद यहूदी कबाइल से मुआहदा किया था ताकि मुसलमान यकसू होकर मुशरिकीन मक्का का मुकाबला कर सके। वो उसमें और भी कई हिकमतें थीं कि वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला था। बहरहाल आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब्दुल हक की दलील ऐसी नहीं थी कि उसका जवाब दिया जा सकता। मैंने खामोशी से सर झुका लिया था। अब्दुल हक ने मुझे खामोश पाकर कहा, अलाम खेल में आप कमांडर अब्दुल रशीद के घर कयाम कर सकते हो, उन्हें सिर्फ मेरा हवाला देना काफी होगा। हम फिलहाल जड़ाकेल जा रहे हैं, कल ही लौटेंगे। उसकी बात पर हम दोनों के चेहरे खिल उठे थे। उसके बावजूद मैंने अंदेशा जाहिर किया कहीं हमारी वजह से आप पर कोई आंच ना आ जाए। अब्दुल हक खलूस से बोला, हमारा ताल्लुक भी पाकिस्तान से है भाई, बाकी अपने तरीकाकार में इख्तलाफ सही, मकसद तो अपना एक ही है ना। हमें वाकई एक ठिकाने की जरूरत थी जहाँ सर छुपाकर हम कबील खान के खिलाफ काम कर सकते। सरदार ने साफ गोई से एतराफ किया। ठिकानों की फिक्र न करो, अलबत्ता उसके खिलाफ हम आपकी जिस्मानी मदद नहीं कर सकेंगे। मुआहदे की रूह से हम इस बात के पाबंद हैं कि उसके किसी आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और आप दोनों का हमसे ताल्लुक फकत मेहमान का है। अलबत्ता उन्हें इस बारे में मालूम हो गया कि उनके दुश्मन ने किस जगह पनाह ली रखी है, तो फिर आपकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। हमारे ठिकाने पर वो बेशक हमला ना करें, लेकिन बाहर निकलने पर तो वो आपके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं। हमें इसके अलावा कोई मदद भी नहीं चाहिए अब्दुल हक भाई। सरदार के लहजे में ममनूनियत का अंसर नुमाया था। मेरा ख्याल है अब रुखसत ली जाए, कासिम ने मशवरा दिया, और तमाम अपना अपना सामान संभालते हुए खड़े होकर एक दूसरे से अलविदाई मानका करने लगे। सबसे आखिर मैं अब्दुल हक से मिला। उसने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, मुझे आपका निशाना पसंद आया। शुक्रिया अब्दुल हक भाई, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी से हमकिनार करे। दुआ देते हुए वो रुखसत हो गए। आप लोगों को भी फतह मुबीन नसीब हो, जवाबन कहकर हम भी अपने रास्ते हो लिए। वैसे ये कोई गायबाना सी मदद नहीं मिल गई। उनसे थोड़ा दूर आते ही सरदार ने गुफ्तगू की इब्तदा की। अल्लाह पाक हर कदम पर अपने बंदों की मदद करता है खान साहब, चाहे वो बंदा तुम्हारी तरह लफंगा हो जो काफिर लड़की से मोहब्बत करता हो, या मेरी तरह मजलूम जिसे मुसलमान लड़की भी मुयसर न हो। यार राजे खुदा का खौफ करो। अब यहाँ अलीजोना का जिक्र कहाँ से निकल आया? सरदार का लहजा रोने वाला था। यूं ही तुम्हारे करतूत देख कर मैं बोले बिना नहीं रह पाया। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। वो तरकी बतरकी बोला, अपने करतूत भूल गए हो जब एक शादीशुदा लड़की के लिए इंडिया की मार्केटों में खरीदारी करते फिर रहे थे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं उसे गैर शादीशुदा समझता था। वो कहाँ पीछे रहने वाला था, फौरन बोला। और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि वो मुसलमान होने को तैयार है। मुसलमान हुई तो नहीं ना, वो भी गैर शादीशुदा तो नहीं थी। इसी तरह की नोक झोंक में हम उस नाले से निकलकर एक आबादी में दाखिल हुए। नाले का पानी जनूब की तरफ से आने वाले नाले के पानी में शामिल होकर शुमाल की जानिब बहने लगा। नाले के पार जाने के लिए हमें लाजमन जूते उतारने पड़ते, अगर दरमियान में बड़े बड़े पत्थर रखकर रास्ता न बना होता। आबादी से बाहर एक बूढ़े आदमी से अलाम खेल का रास्ता मालूम करने पर उसने 300 गज दूर एक सड़क की जानिब इशारा करते हुए कहा, इस सड़क पर सीधा चलते जाओ। उसका शुक्रिया अदा करके हम उस छोटी सी आबादी में दाखिल हुए, बगैर सड़क की जानिब बढ़ गए। हमें सड़क पर रवाना हुए आधा घंटा गुजरा होगा कि एक डबल केबन धूल उड़ाती हुई हमारे करीब से गुजरी। उसकी बाडी में भी चंद हथियार बरदार मौजूद थे। न जाने वो मुजाहिदीन थे या कबील खान जैसे किसी दहशतगर्द के लश्कर। इसी वजह से हमने उनसे लिफ्ट भी नहीं मांगी थी। उसके बाद भी 2 गाड़ियां हमारे करीब से गुजर गईं, मगर हम गपशप करते पैदल ही चलते रहे। डी ब्लॉक से हम मुसलसल उतराई में चलते हुए आए थे, लेकिन नाले के इख्तिताम पर हम जो ही उस शवाल वादी में दाखिल हुए, हमें ऊंचाई चढ़ना पड़ गया था। गोया चढ़ाई कहीं हमवार जमीन की सूरत और कहीं छोटी मोटी टेकरियों की बुलंदी की सूरत लिए हुए थी। बीच में मगरबी पहाड़ी से आए हुए नाले भी कहीं कहीं से गुजर रहे थे। कुछ बिल्कुल खुश्क थे, कुछ में पानी की हल्की मिकदार बह रही थी, और 1-2 नाले ऐसे भी आए थे जिसमें पानी की मिकदार निस्बतन ज्यादा थी। हम कहीं से पैर ढले ही अलाम खेल पहुंच पाए थे। वहां की आबादी कम अज कम 300-400 घरानों पर मुश्तमिल होगी।
कमांडर अब्दुल रशीद का घर ढूंढने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। उसका घर काफ़ी बड़ा था। घर के साथ छोटी चारदीवारी वाला वसी मदरसा बना हुआ था। घर के दरवाजे पर दस्तक देने पर एक 18-19 साल की उम्र के लड़के ने दरवाज़ा खोला। उसकी इस्तफामिया नज़रों को देखते हुए सरदार ने पूछा, कमांडर अब्दुल रशीद से मुलाकात हो जाएगी? आ जाएं। उसने एक तरफ होकर हमें अंदर आने का रास्ता दिया। पर्दा सरदार औरतों की मौजूदगी के ख्याल से कहने लगा, मगर उसकी बात शुरू होते ही उस नौजवान ने जल्दी से कहा, यहाँ ख़वातीन नहीं होती, और हम सर हिलाते हुए उसकी मैयत में चल पड़े। वो घर भी मकामी ज़ेर तामीर का नमूना था। ऊंची ऊंची और मोटी मट्टी की बिल्कुल हमवार और सीधी दीवारें, शुमाल मशरकी और जनूब मगरबी कोने में बने हुए 2 मोर्चे, जिनमें उस वक्त भी एक एक हथियार बरदार आदमी मौजूद था, और चारदीवारी के अंदर नीची छत के बने हुए बेशुमार कमरे, जिनमें ज्यादातर पुख्ता ब्लॉकों के बने हुए थे। दाखिली दरवाजे से 7 कतार बने हुए बैतुल खला और गुसल खाने वाजा कर रहे थे कि वो बस नाम का घर था, वरना उसकी हैसियत एक ट्रेनिंग कैंप जैसी थी। थोड़ी देर बाद हम अब्दुल रशीद के सामने मौजूद थे। उसकी उम्र 40 और 50 के दरमियान थी। कमरे में प्लास्टिक की बिछी हुई चटाई पर 10-12 अफराद मौजूद थे। हमारे सलाम का जवाब देकर उसने इस्तफामिया नजरों से हमारी जानिब देखते हुए बैठने का इशारा किया। हम अब्दुल हक साहब के मेहमान हैं। गुफ्तगू की इब्तदा सरदार ने की थी। अनवार, मेहमानों के लिए पानी ले आओ। उसने हमें साथ लाने वाले नौजवान को कहा और हमारी तरफ मुतवज्जो होते हुए पूछा, खाना अभी खाना पसंद करेंगे या शाम की नमाज के बाद? सूरज गरूब होने को था। मैंने जवाब दिया, खाना नमाज के बाद ही खाएंगे। उसी वक्त अनवार नामी नौजवान पानी का जग और गिलास लिया आ पहुंचा। हमारे पानी पीते ही अब्दुल रशीद ने एक और नौजवान को कहा, अबरार, इन्हें मेहमान खाने के छोटे कमरे में ले जाओ ताकि ये ताज़ा दम होकर नमाज की तैयारी कर सके। अनवार ही की उम्र के एक लड़के ने आगे बढ़कर हमारे सफरी थैले उठाए और हमारे आगे आगे चल पड़ा। उसके पीछे चलते हुए हम एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहां 2 चारपाइयां मुतवाजी रखी थी। उनके दरमियान में सराहने की तरफ एक मेज पड़ी थी, जिसे दोनों चारपाइयों पर लेटने वाले यकसा इस्तेमाल कर सकते थे। मेज पर पानी का जग और गिलास रखा हुआ था। चारपाइयों की पैंती की तरफ मिट्टी का एक थड़ा जैसा बना हुआ था, जिस पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई रखी थी। मिट्टी का वो थड़ा सामान रखने के लिए था। हमारे थैले उस थड़े पर रखकर अबरार ने कहा, चले आपको गुसलखाना दिखा दूं। अपने हथियार भी उसी थड़े पर रखकर हम दोबारा उसकी मैयत में चल पड़े। शाम का खाना तमाम लोगों ने दस्तरखान बिछाकर एक ही जगह बैठकर खाया था। खाने के बाद हमने कमांडर अब्दुल रशीद के कमरे में बैठकर गर्मा गर्म कहवा पिया और इशा की नमाज तक वहीं बैठे उनकी गुफ्तगू सुनते रहे। कमांडर ने हमें कुरेदने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। इशा की नमाज के बाद कमांडर ने हमें खुद ही आराम का मशवरा देकर पूछने की जहमत से बचा लिया था। हम सारे दिन के थके हुए थे, इसलिए आपस में गपशप किए बगैर हम सो गए। वहाँ नमाज छोड़ने का कोई तस्वुर ही नहीं था, इसलिए मुंह अंधेरे ही हम भी उठकर गुसलखानों की तरफ बढ़ गए थे। तुलुए आफ्ताब के बाद एक बार फिर दस्तरखान बिछाकर नाश्ता किया गया, जिसमें रात की बची हुई दाल का सालन, बासी और ताज़ा रोटियां शामिल थी। हमारे अलावा सब कहवे ही से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अलबत्ता हमारी मर्जी मालूम करके उन्होंने हमारे लिए दूध वाली चाय बना दी थी। वो दिन भी हमने वहीं आराम करते गुजारा। अब्दुल हक की आमद से पहले मैं कोई काम नहीं करना चाहता था। अब्दुल हक और इसके साथी कहीं शाम के वक्त ही पहुंच पाए थे। हम उस वक्त शाम की नमाज के लिए रवाना हो रहे थे जब वो घर में दाखिल हुए। अब्दुल हक के अलावा हर आदमी ने 2 कलाशन कोफे उठाई हुई थी। मुझे यह देखकर खुशी हुई थी कि इन्हें हमारी छुपाई हुई कलाशन कोफे मिल गई थी। वो पांचों हमें बड़ी मोहब्बत से मिले थे। गुफ्तगू का वक्त नहीं था, इसलिए हम मस्जिद की तरफ बढ़ गए थे। रात को अब्दुल हक हमारे कमरे ही में गपशप के लिए आ गया था। उसकी गुफ्तगू का लबलबाब यही था कि हम वहाँ जब तक चाहे रह सकते थे, और जो रूखी सूखी वो खा रहे थे वो हमारे लिए भी हाजिर थी। उसके साथ वो हमें कबील खान के आदमियों से मोहतात रहने की बाबत जरूर देता रहा। हमारी असलियत फकत इन्हीं 5 आदमियों को मालूम थी जो हमें रस्ते में मिले थे। अलबत्ता अब्दुल रशीद को हमारी असलियत से आगाह करने की इजाजत अब्दुल हक ने खुद मांगी और बगैर किसी रद्दोकद के मैंने इस्बात में सर हिला दिया था। गुज़श्ता रात और पूरा दिन हमने आराम ही में गुजारा था, इसलिए अब्दुल हक के जाने के बाद भी हम काफी देर गपशप करते रहे। धीमी आवाज में हम कबील खान तक पहुंचने का मंसूबा भी तश्कील देते रहे।